हेलो प्यारे साथियों, आज अपन बात करेंगे पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के लिए बहुत ही शानदार अच्छी क्लास रहने वाली आज की, जिसके अंदर अपन कवर करेंगे इन एग्ज़ामों के लिए जो जेट एग्ज़ाम, CUT एग्ज़ाम, BHU एग्ज़ाम, LSA एग्ज़ाम जो पशुधन सहायक के लिए और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो कृषि पर्यवेक्षक के लिए, उन तमाम के लिए परीक्षाओं के लिए अपन बहुत ही शानदार तैयारी करवा रहे हैं। और रेगुलर शाम 3 बजे ये क्लास लाइव हो जाएगी। थोड़ा टाइम थोड़ा जल्दी किया है, पहले थोड़ा लेट था, लेकिन बच्चे कहते हैं कि थोड़ा सर पहले पढ़ाओ ताकि हमारे को पहले आराम से पढ़ सके और थोड़ा जल्दी क्लास लाने की कोशिश करो। इसलिए अपने थोड़ा टाइम थोड़ा मतलब टाइम पीछे किया है, 3 बजे रखा है। तो 3 बजे शाम को रेगुलर लाइव हो जाएंगे तमाम बच्चे और रेगुलर पढ़ेंगे बहुत ही शानदार अच्छे कंटेंट के साथ। पशुपालन के आज बहुत ही बेहतरीन जो पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग सवाल रहने वाले, वही सवाल आज करवाने वाले हैं और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रह रही है। तो तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। जुड़ गए क्या? बिल्कुल सर जी, जुड़ गए। तो एक बार लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइबर करके आ जाओ। फिर अपन क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइबर करके आ जाओ और लाइक कर दो, फिर अपन पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी और शानदार मोटिवेशन के साथ आपकी तैयारी पहले पर्सन से शुरुआत कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी आज की क्लास। तो तमाम विद्यार्थी एक बार शेयर कर देंगे और क्लास के अंदर लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइबर कर देंगे। ठीक है, कर दिया सर जी, कर दिया। तो ओके, अभी शानदार भाई भगवत गीता के अंदर क्या बताया गया है कि अगर कर्म पर विश्वास और भगवान में श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों न हो, रास्ता अवश्य ही मिल जाएगा। मतलब जो आप काम कर रहे हो, मतलब एक निश्चित टाइम पर पढ़ाई कर रहे हो, निश्चित टाइम पर उठ रहे हो, निश्चित टाइम पर अपना भोजन व्यवस्था कर रहे हो, मतलब सारी एक निश्चित समय पर कर्म कर रहे हो और भगवान में आपको विश्वास है, श्रद्धा है, भगवान के प्रति आपको वो प्रेम है। वो कहते हैं कि भगवान के प्रति मेरे को इस प्रकार की भावना है कि मेरे को भगवान इस प्रकार से नौकरी मिल जाए या मेरे को ये काम मेरा पूरा हो जाए। जो भी आपकी इच्छा रहती है, वो श्रद्धा रहती है, वो भगवान के प्रति होनी चाहिए। तो समय आपका कितना भी बुरा रहे, लेकिन आपको सफलता एक दिन अवश्य मिल जाएगी। इसलिए मेहनत करते हो, दिन रात मेहनत करो। LSA के लिए अपन रेगुलर सुबह भी क्लास लगा रहे। पशुपालन वाले देखना चाहो एनिमल हस्बेंड्री, तो ये रेगुलर क्लास 3 बजे मिल जाएगी। तो उनके लिए भी कह देता हूँ, तो ये शाम को क्लास रहती है, तो ये शाम को आप क्लास देखा करें। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्लास रहती है। तो पहले क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन आ गया भाई स्क्रीन पर। जल्दी से देखो और राइट आंसर को टिक लगाओ। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी भाई, बहुत ही शानदार क्लास रहेगी आज की, बहुत ही बेहतरीन क्लास, जबरदस्त क्लास रहने वाली है। तमाम विद्यार्थी जुड़ जाएंगे और चैनल पर एक बार लाइक करके आ जाएंगे। तमाम विद्यार्थी लाइक कर देंगे। ठीक है, फिर अपन क्लास में पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन आ गया भाई कि मादा पशु के गर्भ धारण से लेकर प्रसव के बीच का अंतराल क्या कहलाता है भाई? गर्भ धारण हो गया, उनके बाद प्रसव के बीच का अंतराल क्या कहलाता है? क्या बंध्याकरण, गर्भकाल, गर्भधारण या फ्री मार्टिंग? जल्दी से देख के बताओ। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही शानदार एनिमल हस्बेंड्री को इस प्रकार से पढ़ाएंगे ताकि आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी, बहुत ही खास तरीके से पढ़ाई जाएगी। आज थोड़ी मैं थ्योरी भी साथ में कवर करूंगा। मैसेज आ रहे थे बच्चों के, सर थोड़ी बहुत थ्योरी भी साथ में पढ़ाओ। बिल्कुल, थ्योरी भी आज साथ में मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको। आपके पास समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा MCQ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पर्सन उपलब्ध करवाए ताकि उनको अच्छा से रिविजन हो जाए। तो पहले का क्या राइट आंसर हो जाएगा? गर्भकाल। बिल्कुल गर्भकाल हो जाएगा। जो मादा में पशु गर्भ धारण से लेकर प्रसव के बीच का जो अंतराल रहता है वो क्या कहलाता है? गर्भकाल कहलाता है। बहुत ही अच्छा, शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले तो प्रश्न को पढ़ लो, फिर ऑप्शन को पढ़ लो और फिर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर दे दो। तो क्या राइट होगा कि फाउल में वयस्क नर को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल। फाउल में वयस्क नर को क्या कहते हैं भाई? जल्दी से देख के बताओ। क्या हैन कहते हैं, कॉक कहते हैं, कॉकरेल कहते हैं या चिक कहते हैं? बिल्कुल जल्दी से बता दो। सर जी इसे तो कॉक बोलते हैं, फाउल में वयस्क नर को कॉक बोलते हैं। और वयस्क मादा हो जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? हैन बोल देंगे। हैन यानी मुर्गी, वयस्क मादा यानी मुर्गी हो जाएगी और कॉक यानी नर हो जाएगा। कॉकरेल किसे बोलेंगे? जवान जो नर रहेगा उसे कॉकरेल बोलेंगे। बिल्कुल, चिक तो रहता है जो मुर्गी का बच्चा रहता है उसे चिक बोलते हैं।
बिल्कुल अच्छी तरीके से बता रहे हो, बहुत ही शानदार। इस अच्छी प्रकार से पढ़ते रहो, क्लास में एंड तक बने रहना, आपको बहुत अच्छा रिवीजन होगा आज की क्लास से भाई। बहुत ही शानदार प्रश्न मैंने लाने की कोशिश की है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके बीच आ गया कि घोड़े के समूह को क्या कहते हैं भाई। घोड़े रहते हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं, जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। ड्रॉ कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, पैक कहते हैं या ट्रिप कहते हैं। बिल्कुल सर जी, इन्हें तो पैक बोलते हैं, पैक। घोड़े पैक लगा के चलते हैं भाई, पैक। समूह में रहते हैं तो उनको पैक कहते हैं भाई। बिल्कुल अच्छी तरीके से बता रहे हो। और ट्रिप पे कौन जाती है, बकरियां जाती है भाई। ट्रिप किसे कहेंगे, बकरियों के समूह को ट्रिप कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, अच्छे प्रकार से बता रहे हो, बहुत ही शानदार। और गाय भैंस के हर्ड समूह रहता है, जो समूह हर्ड, ठीक है। अच्छा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम। पोल्ट्री या मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, वैज्ञानिक नाम बताओ मेरे को। सभी पशुओं के वैज्ञानिक नाम आपको आने चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल बनता है और हर एग्जाम में एक आध सवाल बन जाता है कि कोई भी पशु हो उसका वैज्ञानिक नाम आपको आना चाहिए। उनके वैज्ञानिक नाम से प्रश्न 100% बनता है। तो मुर्गी का क्या होगा, मुर्गी तो, अरे सर जी मुर्गी तो गेली है, क्या है, गेली है, तो इसलिए गैलस डोमेस्टिकस कहेंगे भाई, गैलस डोमेस्टिकस कहेंगे। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, गैलस डोमेस्टिकस। सस डोमेस्टिकस किसका होगा, तो सुअर का होगा, सस से सुअर, सस डोमेस्टिकस। और इक्वस कैबुलस किसका होगा, घोड़े का होगा सर जी, घोड़े का। और ओविसेरिस किसका होगा, भेड़ का होगा। तो भैंस का क्या होगा, बुबेलस, बुबेलिस या बुबेलस, बुबेलस। और गाय का क्या होगा, तो गाय का बॉस इंडिकस भी रहता है और बॉस टॉरस भी रहता है। बॉस इंडिकस किसे कहते हैं, तो भारतीय गाय रहती है। और बॉस टॉरस किसे कहते हैं, जो विदेश वाली गाय रहती है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको सभी पशुओं के वैज्ञानिक नाम आने चाहिए। बिल्कुल अच्छा सा सवाल बनता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है कि हिपर क्या है भाई। 5वें का राइट आंसर बताओ मेरे को, हिपर क्या है। क्या आपको पता है क्या हिपर क्या है, क्या भेड़ का नवजात मादा रहती है, जो नवजात रहती है वो, या भैंस का जो नवजात नर रहता है, या गाय का नवजात मादा रहती है, या गाय का बच्चे को कहते हैं, क्या कहेंगे भाई। बिल्कुल सर जी, हमारे को तो पता है कि गाय का जो नवजात जो मादा रहती है, उन नवजात मादा को ही कहा जाता है हिपर, जिसे वो अपन बोलते हैं बछड़ी। बछड़ी रहती है गाय की, जो बछड़ी रहती है उसको ही हिपर बोलते हैं। जो ब्याई नहीं है और बछड़ी है, लगभग साल या 1.5 साल के भीतर रहती है, तो उनको ही कहेंगे भाई हिपर। बिल्कुल सर जी सही बता रहे हो, इनको ही कहेंगे भाई जवान मादा, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ही बहुत ही शानदार। मैंने पहले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि हर्ड क्या है भाई। बिल्कुल हर्ड का सवाल भी आया है कि गायों और भैंसों का समूह रहता है भाई। गायों और भैंसों का समूह रहता है, अलग अलग समूह रहते हैं। मैंने घोड़े का देखो पैक बताया था, बकरी का ट्रिप बताया था। तो अलग अलग आपको सभी पशुओं के समूह भी ध्यान में रखना है। और आपको जो टर्मिनोलॉजी या शब्दावली रहती है, जो मतलब बेसिक रूप से, तो वो उन शब्दावली को आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। क्योंकि मैंने शब्दावली का पहले भी एक वीडियो में बताया है कि आप शब्दावली क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या आप क्यों याद करना चाहते हो, क्योंकि बेसिक जानकारी आपको केवल सारणी से मिलेगी, शब्दावली से मिलेगी। पूरी बेसिक जानकारी, पूरा पशुपालन लगभग कवर होने की कोशिश रहती है कि भाई इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर क्या रहता है। लगभग एग्जाम के हर एग्जाम में अंदर 2 या 3 सवाल शब्दावली से बनते हैं। इसलिए शब्दावली को आपको अच्छी तरीके से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरी एकदम कंठस्थ होना बहुत ही अति आवश्यक है। इसलिए तमाम विद्यार्थी एक बार शब्दावली को कंठस्थ कर लेंगे, तब जाके आपका पशुपालन अच्छा खासा होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे और अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर देते जाओ, ताकि मेरे को पता लगे कि भाई कौन कौन कमेंट कर रहा है, कौन कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। तो गाय में समागम या मैथुन की क्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी से देख के बताओ। गाय में समागम या मैथुन की क्रिया एक ही बात होती है, उसे क्या कहेंगे, टपिंग, कवरिंग, लंबिंग या सर्विंग। बिल्कुल सर जी, इसका तो हमें पता है, सर्विंग कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्विंग कहेंगे। गाय में भी सर्विंग, बकरी में भी सर्विंग और मुर्गी में भी सवरिंग। तो टपिंग किसके अंदर होगी, टपिंग सर जी भेड़ के अंदर होती है। तो कवरिंग किस में होती है, कवरिंग घोड़ी के अंदर होती है। और लंबिंग किसे होती है, लंबिंग आपको पता है क्या,
ये बेड के अंदर रहती है। तो इसी प्रकार से आपको सभी ध्यान में रखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास कि गाय की किस नस्ल के सींग अर्धचंद्राकार होते हैं? भाई सींग रहते हैं गाय के अर्धचंद्राकार रहते हैं, आधे चांदनुमा, अर्धचंद्राकार, ऐसे सींग किस गाय के अंदर रहते हैं? क्या थारपारकर, गिर, कांकरेज, साहिवाल? बिल्कुल सर जी, इसे तो गिर के अंदर रहते हैं जो अर्धचंद्राकार सींग रहते हैं। बिल्कुल जबरदस्त, अच्छा सा सवाल, बार बार एग्जाम में आने वाला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन आया है, तो बताओ राइट आंसर बताओ मेरे को, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी आपको। कि भारत में सबसे अच्छे दूध उत्पादन वाली भैंस की कौन सी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन देती है? दूध प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा भारत के अंदर दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी मानी जाती है? बिल्कुल सर जी, मुर्रा मानी जाती है। इसे दिल्ली बफेलो कहते हैं और मुर्रा का लगभग प्रति वर्ष के अंदर 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात में दूध दे देती है। 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात में, इसलिए दूध उत्पादन में सबसे अच्छी मुर्रा रहती है भाई। और इसमें वसा का परसेंट क्या रहता है? तो 7% वसा और दूध का प्रोडक्शन 1800 से 2500। इसका जो मूल स्थान जो ये लगभग उत्तर प्रदेश तो नहीं कहेंगे, लेकिन दिल्ली, अपने राजस्थान में जयपुर और पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में मुख्यतः देखने को मिल जाएगी। अपने राजस्थान में जयपुर के आसपास सीकर के नीम का थाना, ये मुख्यतः रहते हैं जो मुर्रा नस्ल के लिए। ठीक है, तो ये जिले आप ध्यान में रखेंगे अच्छी प्रकार से, बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, बहुत ही खास रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि भैंस प्रजाति की उद्भव स्थान कौन सा है? उद्भव स्थान मतलब भैंस की उत्पत्ति किस देश से हुई है, किस कंट्री से हुई है? आपको कंट्री का नाम बताना होगा। उद्भव कहाँ से हुआ है भाई भैंस का? क्या भारत, भूटान, नेपाल या चीन से? बिल्कुल सर जी, भैंस तो हमारे भारत की है, तो भारत से ही उत्पत्ति हुई है भाई, भारत से ही उत्पत्ति हुई है भैंस की। बिल्कुल तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। रेगुलर जुड़ा करो, आपको बहुत सारा इन क्लासों से फायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो प्यारे बच्चे सभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको रेगुलर क्लास दे रहे हैं और प्रतिदिन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइबर भी जरूर करना है और बेल आइकन ऑन करना है, ताकि आपको रेगुलर क्लास पढ़ सको और रेगुलर इसी प्रकार से हमारे साथ आप तैयारी कर सको। तो अब 11th का राइट आंसर बताएंगे, तमाम बच्चे राइट आंसर बता देंगे कि भारत में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, क्या आपको पता है ये कहाँ पर है? पता है क्या? बिल्कुल सर जी, हमारे को पता है, ये आनंद गुजरात के अंदर है, लेकिन इनकी स्थापना हुई थी 1965 में। बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, 1965 में हुई थी बिल्कुल। और आपको पता है कि करनाल हरियाणा में जो एनडीआरआई है, उनकी स्थापना कब हुई थी? क्या आपको आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ कि एनडीआरआई है जो करनाल हरियाणा के अंदर है और एनडीडीबी है जो आनंद गुजरात के अंदर है, उसकी स्थापना तो मैंने 1965 बता दी। बिल्कुल राइट है आंसर, 20 का राइट हो जाएगा। लेकिन आपको एनडीआरआई की स्थापना बतानी होगी, वो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से। पता लगता है कि किनको आ रहा है किनको नहीं आ रहा है। ये क्लास सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि जेट एग्जाम की तैयारी करो उसके अंदर भी पशुपालन आ रहा है, सीयूटी की तैयारी करो उसके अंदर भी आपका पशुपालन जुड़ा हुआ है, या एलएसए की तैयारी करो उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तैयारी कर लो, भले एओ कर लो, AA कर लो, पशुपालन तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उनमें भी पशुपालन पढ़ना चाहते हो, तो इनके लिए भी क्लास ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए पशुपालन पढ़ना चाहते हो, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना चाहते हो, उनके लिए ये क्लास भाई बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहने वाली है। इसलिए पशुपालन पढ़ना है तो रेगुलर जुड़ा करो और बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ा करो। अब 12वें का राइट आंसर मेरे को बता दो कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे भाई? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अच्छे प्रकार से बताओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। डेयरी उत्पादन से। बिल्कुल सर जी, श्वेत क्रांति है उनका डेयरी दूध उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन इनके जनक है श्वेत क्रांति के, और दूध को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति चलाई थी। बहुत ही अच्छी प्रकार से डेयरी उत्पादन से संबंधित है, अच्छे प्रकार से बता रहे हो। बिल्कुल। अब 13वें का राइट आंसर बताएंगे मेरे को।
पहले तो प्रश्न को आराम से पढ़ लो कि भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। बिल्कुल सर जी, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है, दूध का प्रोडक्शन करता है, ऐसा कौन सा राज्य है जो पशुओं में भी सबसे प्रथम है तो और दूध में भी प्रथम होगा, वो कौन सा होगा? बिल्कुल सर जी, उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में माने तो भी उत्तर प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा अपने पशु गणना के अकॉर्डिंग माने कि सबसे ज़्यादा पशु किस राज्य में, वो भी उत्तर प्रदेश में, और दूध में भी उत्तर प्रदेश है। अपने राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में बकरी में फर्स्ट है, गधों में फर्स्ट है, ऊँट में फर्स्ट है, इन तीनों में तो फर्स्ट है अपन राजस्थान में, ठीक है, गधे, बकरी और ऊँट में। और बाकी सब में आप देख लेना अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग रहती है कि भेड़ चौथे स्थान पर है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये वगैरह प्रथम पर है, भैंस कौन से स्थान पर है, इसी प्रकार आपको अलग अलग देख लेना, ठीक है। पशु गणना से भी आपको सवाल अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, इसलिए पशु गणना को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन रहने वाला, बहुत ही खास आपके बीच प्रश्न आ गया भाई कि मुर्रा किस पशु की नस्ल है भाई? मुर्रा किसकी नस्ल है? अभी तो आपने मुर्रा की बात की थी, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मुर्रा के बारे में और क्या जानकारी आती है आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूरा भर लो, कमेंट पूरे तरीके से दबा के भर लो कि मुर्रा के बारे में जितनी विशेषताएं सारी विशेषताएं लिख लो कि वसा % क्या है, दूध उत्पादन क्या है, ये कहाँ की है, इसे और किस नाम से जानते हैं, तमाम आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना है। इसका मैं राइट आंसर तो भैंस बता देता हूँ, क्योंकि मुर्रा एक भैंस की नस्ल है। बिल्कुल आपको अलग अलग आनी चाहिए कि जाफराबादी किसकी नस्ल है, सुरती किसकी नस्ल है, या अलग अलग भैंस के किसी भी नाम से नॉर्मल पर्सन एक पूछा जाएगा, एक पर्सन नॉर्मल ऐसा पूछा जाएगा, लेकिन वो आपको आना चाहिए कि किस पशु की कौन सी नस्ल ये है, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा सा सवाल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त आया भाई प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। क्या बताया जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे भाई? बिल्कुल सर जी, ऑपरेशन फ्लड दो दूध उत्पादन से, दूध को बढ़ावा देने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड लाया। उसके अंदर अलग अलग 4 पार्ट के अंदर अलग अलग रहा था ऑपरेशन फ्लड, दूध को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर वजीर कुरियन द्वारा दूध की क्रांति लाने के लिए, या दूध स्तर को अधिक से अधिक बढ़ावा देने और दूध को व्यापार आगे बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया था। तो दूध के लिए अच्छा सवाल था, बहुत ही जबरदस्त सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई। क्या बताया जा रहा है कि भारत में पशुपालन में सबसे पुराना व्यवसाय कौन सा है भाई? पशुपालन में भारत में सबसे पुराना व्यवसाय कौन सा है? व्यवसाय मतलब किनको अपन सबसे पहले से पाल रहे हैं उनको, या मतलब उनके लिए उत्पादन ले रहे हैं, ऐसा कौन सा व्यवसाय जो सबसे पुराने समय से चला आ रहा है? मुर्गी पालन है, क्या मछली पालन है, गौ पालन है, या भेड़ पालन है? जल्दी से देख के बताओ। बिल्कुल गौ पालन, गायों का पालन सबसे पुराने समय से, बहुत ही पुराने समय से अपन गायों को पालते हुए आ रहे हैं, और गौ पालन सबसे पुराना व्यवसाय के रूप में मानते हैं। बिल्कुल अच्छा सा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर, आराम पूर्वक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ो। पहले तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है, फिर आंसर देने की कोशिश करनी है, ना कि आप जल्दबाजी में प्रश्न को गलत बता रहे हो। एनिमल हस्बेंड्री बिल्कुल सिंपल रहती है, बिल्कुल सिंपल रहती है, कोई हार्ड पर्सन रहता ही नहीं, कोई हार्ड पर्सन रहता ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल एनिमल हस्बेंड्री आती है, इसलिए आराम से पढ़ा करो। डेयरी एवं पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है? डेयरी के अंदर नस्लों को सुधारने के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है, ये बताना है। क्या टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, सिलेज बनाना, या सारा उत्पादन? क्या हो जाएगा राइट? बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर बता सकते हो तो कृत्रिम गर्भाधान, बिल्कुल कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं कि डेयरी एवं पशुओं को नस्ल सुधारने के लिए कृत्रिम गर्भाधान करने चाहिए, इसलिए नस्लों को सुधारा जा सके। बिल्कुल अच्छा सा सवाल, शानदार क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास आपकी स्क्रीन पर रहेगा। क्या बताया जा रहा है कि भारत में पशुओं की संख्या के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? अभी मैंने दोनों प्रश्न एक के अंदर डिस्कस की थी, वहां दूध के बारे में पूछा था, अब देखो पशुओं के बारे में सवाल भी आया है। मतलब प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, एक पर्सन क्या कह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही सवाल बनते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना होगा ताकि एग्जाम के अंदर प्रश्न गलत न हो।
ऐसे प्रश्नों को आपको करना होगा। तो राज्य में सबसे ज़्यादा पशुपालन या पशुओं की संख्या किस राज्य में है, ये बताना है। क्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात? जल्दी से देख के राइट आंसर को बता दो। बिल्कुल सर जी, उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा पशुपालन भी उत्तर प्रदेश और दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश। राजस्थान के बारे में बता दिया। राजस्थान अपना लगभग 15.27% या 15.2% के आसपास मानते हैं, जो मिलियन के अकॉर्डिंग दूध का उत्पादन रहता है। 15.2 मिलियन जो दूध उत्पादन करता है अपना राजस्थान, जो सेकंड नंबर पर है, और उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है। तो ये ध्यान में रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या करा भाई, ये भी बहुत ही बेहतरीन। ये भी पहले प्रश्न थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ है, तो अभी बहुत ही आप आराम से बता सकते हो। इसके बारे में आपको विशेषताएं बतानी है कि किस पशु की नस्ल गिर है। भाई गिर किसकी, गाय की नस्ल है या भैंस की है, बकरी की है, ऊंट की है? बिल्कुल सर जी, गिर तो गाय की नस्ल है। गिर तो किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है। तो गिर की सारी विशेषताएं मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूरी विशेषताएं लिख लो कि गिर की क्या विशेषताएं रहती है। मुख्य विशेषताएं आपको सभी आनी चाहिए, जो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा सवाल बनता है भाई गिर के बारे में, और सभी पशुओं की विशेषताएं आपको आमतौर पर आनी चाहिए, क्योंकि विशेषताएं एग्जाम के अंदर पूछी जाती है हर पशु के बारे में, और किसी भी पशु के बारे में आपको कितना फैट परसेंट है, दूध प्रोडक्शन कितना है, या अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ें आपको पूछी जाती है। तो इसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, खास सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा भाई। बहुत ही जबरदस्त सवाल कि पोल्ट्री फार्मिंग किससे संबंधित है। भाई पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब है मुर्गी फार्मिंग। मुर्गी के बारे में किससे संबंधित है, तो बिल्कुल इसके अंदर मुर्गी पालन ही होगा कि पोल्ट्री फार्मिंग करना है मतलब मुर्गी पालन को करना है। मुर्गियों को क्या करना है, पालना है, उनको पोषण प्रदान करना, दाना वगैरह देना, उनको जो भी खाना वगैरह उनके लिए पोषण प्रदान के लिए देना, तो वो सब मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मुर्गी पालन इसका राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आज की क्लास भाई बहुत ही बेहतरीन रह रही है, इसलिए तमाम विद्यार्थी क्लास में एंड तक बने रहना, आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और रेगुलर जुड़ोगे तो इन क्लासों से आपको बहुत एग्जाम तक बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। और आगे जेट का भी एग्जाम है, CUT का भी एग्जाम है, और LSA और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तो आ रही है डेट, और LSA का जो 13 जून को पेपर है, तो उन तमाम मतलब भर्तियों के लिए जो जिनकी परीक्षाओं की तैयारी करें उनके लिए ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, इसलिए रेगुलर जुड़ा करें और रेगुलर पढ़ा करें। ठीक है, अब साहिवाल किसकी नस्ल है भाई, बताओ जल्दी से मेरे को, साहिवाल किसकी नस्ल है। साहिवाल के बारे में आपको डिटेल भी बताएंगे थोड़ी बहुत। तो साहिवाल एक प्रकार से गाय की नस्ल है, और साहिवाल में जो भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन देने वाली देसी नस्लों में माने तो साहिवाल नस्ल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, साहिवाल नस्ल, जो भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन, जो दूध का प्रोडक्शन करती है, जो सबसे ज़्यादा गाय मानी जाती है। जैसे विदेशों में पूछते हैं तो विदेश के अकॉर्डिंग बता देंगे, तो होलिस्टीन फ्रीजियंस नामक गाय है जो विदेश के अंदर, जो हॉलैंड की गाय है, वो लगभग साल के अंदर 6,000 लीटर प्रति ब्यात के अंदर दूध देती है, और साहिवाल होती है वो गाय जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन दे देती है। तो इसी प्रकार से दोनों का आपको कंपैरिजन करके ध्यान में रखना होगा। अच्छा सवाल बनता है भाई, गायों से भी एग्जाम में आते हैं सवाल इसी प्रकार के। अब 22वां सवाल क्या कह रहा भाई, ये भी पढ़ो, आराम से पढ़ो, प्रश्न को ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है, फिर ऑप्शन को पढ़ना है, और फिर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर बताना है आपको। तो बकरियां प्रसिद्ध नस्ल जमुनापरी किस राज्य से जुड़ी हुई है, किस राज्य से संबंधित है। जमुनापरी नस्ल किस राज्य में पाली जाती है भाई, जमुनापरी, परियों की परी है भाई। जमुनापरी बहुत ही सुंदर नस्ल रहती है, बहुत ही खूबसूरत नस्ल रहती है। बकरियों में जमुनापरी सबसे खूबसूरत नस्ल रहती है। उनका जो रहता है, जो शरीर का रंग वगैरह, वो बहुत ही खूबसूरत रहता है। क्योंकि जमुनापरी के बारे में थोड़ी बहुत विशेषताएं बताता हूँ कि जमुनापरी के कान रहते हैं ना, घड़ी के पेंडुलम की तरह रहते हैं, और जमुनापरी की जो पीछे की तरफ की पीठ रहती है ना, वो वहाँ घने बाल रहते हैं, उनको फिदर्ड कहा जाता है। और भारत के अंदर सबसे बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल मानी जाती है। तो जमुनापरी कहाँ की हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की आगरा क्षेत्र, बदावर के क्षेत्र के आसपास, आगरा मतलब एक प्रकार से जिला है, आगरा, मथुरा, फतेह, उत्तर प्रदेश के आसपास पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापरी। बिल्कुल अच्छा सा सवाल बनता है, शानदार। अपने राजस्थान में ये लगभग भरतपुर और अलवर के आसपास पाई जाती है लगभग।
ठीक है, इन जिलों में मुख्यतः देखने को मिल जाएगी भरतपुर अलवर के आसपास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही खास सवाल आपके बीच आया भाई, कि पशुओं में संक्रामक रोग को बचाने के लिए क्या करना चाहिए भाई। पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, टीकाकरण करेंगे, बाजना, नहलाना या घास देना। बिल्कुल सर जी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा लिया आपने। सर जी उनको टीकाकरण करेंगे, क्या करेंगे, टीकाकरण देंगे तो पशुओं के अंदर संक्रमण रोग होंगे, जो बीमारियां रहेगी, कोई भी बीमारी रहती है तो उन बीमारियों की प्रतिरक्षा आ जाएगी, शरीर के अंदर मजबूती आ जाएगी और पशु बीमार पड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए पशुओं के अंदर क्या करना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए। समय समय पर जब भी टीके दिए जाते हैं उस टाइम पर उनको टीकाकरण करना चाहिए ताकि पशु बीमार न हो, संक्रमित न हो। बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है। तो इसका टीकाकरण राइट हो जाएगा 23वें का। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक आराम से पढ़ लो, फिर ऑप्शन को पढ़ लो। 24वें का राइट आंसर बताना है आपको कि दूध को संकरित करते समय कौन सी विधि का प्रयोग लेते हैं। मतलब दूध को संरक्षित करते हैं, दूध को मतलब संरक्षित करना है या लंबे समय तक अपने दूध को कहीं ले जाना है या दूध को अपने को एक जगह पर रखना है, कई टाइम तक उसको खराब नहीं होने देना है, तो उनके लिए अपन किस विधि को प्रयोग में लेंगे। क्या उबालने पर दूध लंबे समय तक रह सकते हैं, या पार्श्वरीकरण या पार्श्वरीकरण कह सकते हैं, और जमाना या साधना, किसके कारण होगा भाई। तो पार्श्वराइजेशन या पार्श्वरीकरण जो प्रक्रिया रहती है, जो संरक्षित करने समय दूध को लंबे समय तक अपन रख सकते हैं। इसके अंदर एक पैमाना रहता है कि LTMT और मतलब हाई टेम्परेचर, लॉन्ग टेम्परेचर, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से रहते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पार्श्वरीकरण इसका राइट हो जाएगा। जल्दी से देखो, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा भाई। बहुत ही अच्छा सवाल, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन आया, बहुत ही खास जबरदस्त रहने वाला ये भी क्वेश्चन। क्या रह रहा है कि रेड सिंधी किसकी नस्ल है भाई। क्या आपने पढ़ा कभी, बिल्कुल पढ़ा हो तो बताओ। किसकी है भाई, बताओ जल्दी से बताओ। रेड सिंधी गाय की नस्ल है। बिल्कुल सर जी, ये तो गाय की नस्ल है, दुधारू नस्ल है, अच्छी खासा दूध देती है। रेड सिंधी किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है। बिल्कुल सर जी सही बता रहे हैं, बिल्कुल। तो 25वें का बी राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल है, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास क्वेश्चन आया भाई। क्या बताया जा रहा है कि पशुओं के शरीर में खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाए। मनुष्यों में भी इस प्रकार से बीमारी रहती है और पशुओं के अंदर भी इस प्रकार की बीमारी रहती है। 26वें का राइट आंसर बताओ आप। बिल्कुल सर जी, इसमें एनीमिया रोग हो जाता है। पशुओं के अंदर खून की कमी हो जाए तो क्या रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और मनुष्य में भी खून की कमी के कारण अपन एनीमिया रोग से जो गंभीर समस्या रहती है, एनीमिया जो खून की कमी से हो जाती है, मनुष्य या पशुओं में भी ये सेम बीमारी रहती है एनीमिया की। तो अच्छा सवाल था भाई। विटामिन B12 की कमी से मनुष्य में हो जाती है एनीमिया रोग की कमी। बिल्कुल अच्छा सा सवाल, ठीक है। थायराइड तो गले के अंदर रहती है, गलगंड की बीमारी रहती है, घेंगा रोग हो जाता है। और मधुमेह जो अपने रहते हैं जिनको शुगर की बीमारी, उनके लिए मधुमेह रोग होता है भाई। तो ये भी ध्यान में रख लेंगे। अच्छा सवाल। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई, जबरदस्त। क्या बताओ कि कड़कनाथ मुर्गी किस राज्य की संबंधित है, किस राज्य से है भाई कड़कनाथ मुर्गी, जिसका मांस का रंग काला रहता है। और कड़कनाथ मुर्गी जो मुर्गियों में भी अच्छी नस्ल मानी जाती है, मांस उत्पादन में भी अच्छा खासा मांस रहता है इनका। तो ये किस राज्य की है, राज्य का नाम बताओ। स्पेशली राज्य का नाम इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, पहले भी प्रश्न ये आ चुका है भाई। कड़कनाथ मुर्गी किस राज्य की है भाई। बिल्कुल सर जी, ये तो मध्य प्रदेश के धार जिला हो गया, झाबुआ जिला हो गया। इन जिलों में मुख्यतः आपको देखने को मिलेगी धार और झाबुआ, ये दोनों ध्यान में रखेंगे। दो जिले जो मुख्यतः पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में, दोनों का प्रश्न भी आ चुका है, तो ये ध्यान में रख लेंगे। अच्छा सवाल बनता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, आपके बीच स्क्रीन पर आ चुका है कि पशु आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या रहता है भाई। पशुओं को आहार खिलाना है तो उनको मुख्य आहार के रूप में कौन सा स्रोत है भाई।
क्या उनको प्रोटीन दे देंगे तो संपूर्ण आहार में मानी जाएगी क्या, विटामिन से मानी जाएगी क्या, वसा या कार्बोहाइड्रेट से मानी जाएगी क्या, या खनिज लवण से मानी जाएगी? बिल्कुल सर जी, उनको कार्बोहाइड्रेट के साथ वसा जैसी भी आपको मतलब ऊर्जा के लिए प्रमुख स्रोत के रूप में रहेगी, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट इसका राइट हो जाएगा भाई। वसा और कार्बोहाइड्रेट देनी चाहिए पशुओं को आहार के रूप में। वसा जैसे कि अपन बाजरा खिला रहे हैं तो बाजरा में 5% वसा रहती है। अलग अलग जैसे कि खाद्यान्न रहते हैं उनमें भी अलग अलग परसेंट से वसा रहती है, तो वसा इस प्रकार से हो जाएगी। न कि सर जी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट रहता है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे कि बाजरा हो गया, लगभग इसके अंदर 77 से 78% रहता है, और चावल हो गया, चावल में भी लगभग 83% के आसपास रहता है। तो अलग अलग फसलों के अंदर जो अनाज रहते हैं उसके अंदर भी आहार के रूप में कार्बोहाइड्रेट अच्छी खासी मिलती है, लेकिन वसा भी इनके अंदर पाई जाती है। तो वसा भी इसका मुख्य स्रोत होगा ऊर्जा के लिए, तो ये भी ध्यान में रख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही खास है। बताओ जल्दी से, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है भाई? भारत का राष्ट्रीय पशु बताओ जल्दी से। राजस्थान का भी बता दो, साथ में आपको रिवीजन हो जाएगा। उनका वैज्ञानिक नाम भी बता दो और उनकी प्रमुख विशेषता भी बता दो, कब घोषित किया वगैरह। कमेंट सेक्शन के माध्यम से भर लेना पूरे कमेंट, ताकि आपको अच्छे से पूरा रिवीजन हो जाए। कमेंट में कोई कमी नहीं रखनी है, ताकि आपको भी सीखने को मिले, और भी बच्चे आपसे जो कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो जानकारी देंगे तो उनको भी पता लगे कि हकीकत में बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है और बच्चों के अंदर कितना ज्ञान है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से दिखता है। तो आप कमेंट जरूर करना, भर भर के कमेंट करना, ठीक है। अब 29वें का क्या राइट होगा? बिल्कुल सर जी, बाघ होगा। पैंथेरा टाइगरिस, पैंथेरा टाइगरिस इसका वैज्ञानिक नाम रहता है। जो बाघ रहता है, जो टाइगर भी कह सकते हैं, वो भारतीय पशु जो राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। और राजस्थान का राज्य पशु कौन सा हो जाएगा भाई? बिल्कुल सर जी, सिंकारा या ऊंट है जो राजस्थान के राज्य पशु के रूप में। सिंकारा वन्य श्रेणी का हो जाएगा, और पालतू श्रेणी का पूछे तो ऊंट रह जाएगा। सिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम रह जाएगा गजेला, और ऊंट का वैज्ञानिक नाम रह जाएगा कैमेलस ड्रोमेडोरियस या कैमेलस बैक्टीरियंस। बिल्कुल अच्छी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ऊंट को कब घोषित किया गया? आपको पता है क्या ऊंट को कब घोषित किया गया? तो 30 जून 2014 को ऊंट को घोषित किया गया। और इसको स्वीकृत कब किया गया था? तो 19 सितंबर 2014 को ऊंट को बजट के अंदर राजस्थान में प्रथम जो स्वीकृत कर दिया था ऊंट को, तो 19 सितंबर 2014। और 30 जून को इनको घोषणा हुई थी कि सर्वप्रथम ऊंट को भाई बनाना चाहिए, तो स्वीकृत भी 2014 के अंदर ही कर दिया था। तो 2014 तो ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कॉमन सवाल बनते हैं, और आप इसी प्रकार से प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन। आप कहते हो भाई सर योजनाओं से सवाल लाओ, योजना के भी सवाल हमारे पूछे जाते हैं। चलो आप योजनाओं का भी सवाल आ गया, देख लीजिए। योजनाओं से संबंधित भी अपन सवाल लाएंगे, ताकि योजनाओं के भी 2 या 3 सवाल राजस्थान की प्रमुख योजनाएं होगी, या भारत के भी प्रमुख जो पशुपालन से रिलेटेड योजनाएं रहती है उनका सवाल बन जाता है भाई। तो क्या बताया जा रहा है कि पशुपालन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है भाई? कौन सा मंत्रालय है जो पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ है? क्या गृह मंत्रालय है क्या, या कृषि एवं किसान मंत्रालय है क्या, पर्यावरण मंत्रालय है, या ग्रामीण विकास एवं मंत्रालय भाई? बिल्कुल सर जी, इसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय हो जाएगा, जो पशुपालन के अंदर आता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बिल्कुल सर जी, इसका बी राइट होगा। तो अच्छी प्रकार से बी को राइट कर दिया है। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बिल्कुल ज़बरदस्त, जल्दी से देख के बता दो मेरे को कि गाय में दूध के लिए कौन सा प्रमुख प्रोटीन है भाई? गाय के दूध में प्रोटीन के लिए मुख्यतः कौन सी है भाई? कैसीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या माइबुलिन? जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ। कैसीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या माइबुलिन? जल्दी से देख के बताओ। बिल्कुल सर जी, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है दूध के अंदर, जिसके कारण दूध में मुख्यतः प्रोटीन के रूप में कैसीन प्रोटीन देखने को मिलती है। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त, ये भी खास क्वेश्चन है भाई आपके बीच। क्या बताया जा रहा है कि किस भैंस की नस्ल में दूध की मशीन के रूप में कहा जाता है भाई?
भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे दूध की मशीन कहा जाता है? मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, आपको पता होगा तो आप प्रश्न का राइट आंसर बता सकते हो, बिल्कुल राइट आंसर बता सकते हो। मैंने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। ध्यानपूर्वक प्रश्न को आपने पढ़ा होगा या समझा होगा तो आपको उस समय पता लग गया होगा इसका आंसर भाई। बिल्कुल सर जी, मुर्रा। मैंने कहा था कि मुर्रा भैंसों के अंदर सबसे अधिक मात्रा में दूध का प्रोडक्शन देती है, क्योंकि इसका दूध रहता है 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात के अंदर। ठीक है, इसे दिल्ली बफेलो भी कहते हैं। और मुर्रा के बारे में और भी विशेषताएं आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लेनी है। जाफराबादी, इसे मिनी एलिफेंट कहते हैं, मतलब हाथी जैसा छोटा शरीर रहता है, इसलिए मिनी एलिफेंट के नाम से जाफराबादी को जानते हैं। जाफराबादी का मूल स्थान काठियावाड़ का, गुजरात का मेहसाणा क्षेत्र के आसपास पाली जाने वाली ये भैंस की नस्ल है। नीली रावी, ये सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण ये पंजाब के गुरदासपुर और हरियाणा के आसपास पाई जाती है। और मेहसाणा, ये गुजरात की भैंस है भाई। मेहसाणा के अंदर सबसे लंबे दूध काल की क्षमता रहती है, सबसे मतलब लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक दूध की अवस्था रहती है, लंबे समय तक वो दूध का काल रहता है, मतलब लंबे समय तक मतलब वो दूध देती है, इस प्रकार से मान लेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आज थोड़ा बहुत गला भाई थोड़ा बहुत ख़राब है, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको पढ़ाने में कहीं 1% भी दिक्कत नहीं आने देंगे। आपको भर भर के कंटेंट देंगे और बहुत ही खास तरीके से पढ़ाएंगे भाई। अपना अंदाज बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाने का है, तो इसलिए आप रेगुलर पढ़ो, बस पढ़ने का अच्छा तरीका है और आपको बिल्कुल ज़बरदस्त अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। हर जगह आपके सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हो। हमारा टेलीग्राम भी बन चुका है, टेलीग्राम पर भी अच्छे खासे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो उस पर भी आप अच्छे से क्विज करवाई जा रही है, नोट्स दिए जा रहे हैं, एग्जाम अपडेट रिलेटेड आपको नोट्स वगैरह सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में चले जाना वीडियो के नीचे और फिर वहाँ जाके टेलीग्राम पर जुड़ जाना। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम पर भी बहुत सारी सुविधाएं और एग्ज़ाम जो अपडेट और जो एग्ज़ाम मतलब इस क्लास की जो रहती है न्यूज, वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसका 33वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। किस रोग में खुरपका मुंहपका रोग होता है भाई? खुरपका मुंहपका रोग किसके अंदर होता है? पशु रोग से संबंधित आपके सवाल आते हैं बिल्कुल एग्जाम के अंदर, कि खुरपका मुंहपका रोग टीबी के अंदर, थैलेना के अंदर, एफएमडी या ब्रुसेलोसिस। बिल्कुल सर जी, एफएमडी फुट एंड माउथ डिसीज बोलते हैं इसको, एफएमडी को, जो खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है, फुट एंड माउथ डिसीज। पहले पैरों में होना, फिर मुख के अंदर होना और फिर पूरे शरीर के अंदर फैल जाना। खुरपका, खुर मतलब खुर के अंदर हो गया सर्वप्रथम, फिर पशु क्या करेगा, उनको साटेगा, मतलब जबान से उसको ले लेगा मुंह के अंदर, और फिर हो गया मुंह के अंदर, और मुंह के बाद पूरा शरीर के अंदर फैल जाएगा। इसी प्रकार से ये भयंकर वायरस जनित बीमारी है, पैरामिक्सो वायरस होता है इसके अंदर। इसी प्रकार से अलग अलग इसके टीके भी लगते हैं, लासोटा और अलग अलग मतलब इसकी बीमारी रहती है। तो ये बहुत ही शानदार एफएमडी जो वायरस जनित बीमारी रहती है, अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना है। अब 34वें का राइट आंसर बताएंगे। अब 34वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। अच्छा सा सवाल, ये भी बहुत ही खास सवाल, कि दूध में पानी की लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है भाई? दूध में पानी की मात्रा कितनी रहती है, क्या पता है आपको? जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर बताओ भाई। दूध में पानी की मात्रा कितने % रहती है लगभग? बिल्कुल सर जी, 87% रहती है। ये कन्फर्म आंकड़ा मैंने कई किताबों से देखा है, और वैसे कन्फर्म आंकड़े कम ही देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी के बेस से आप कन्फर्म आंकड़े देख सकते हो, और एग्जाम के अंदर रिलेटेड आपको पूछा जाएगा तो 85 से 90% के मध्य पूछ सकता है, लेकिन 87% आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा मेरे को मिला था। तो ये दूध के अंदर लगभग आपको 87% दूध के अंदर पानी की मात्रा देखने को मिल जाएगी। अच्छा सवाल है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला भाई, कि पशुओं में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी होगी भाई। मनुष्य में भी इस प्रकार से ए की कमी से रोग होता है, इसी प्रकार पशुओं में भी ए की बीमारी से कमी कौन सी रोग हो जाता है? बिल्कुल, मनुष्य में भी आँखों की बीमारी रहती है, और इनके अंदर भी पशुओं में भी आँखों की बीमारी के कारण रक्तोदी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। आंखें खराब हो सकती है पशुओं की, तो विटामिन ए की कमी से रहता है जो रक्तोदी रोग हो जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्त।
अब आपको एक जानकारी बता देता हूं और क्लास को अब समाप्त करेंगे क्योंकि अपने प्रश्न हो चुके हैं पूरे और भी अगली क्लास में इससे भी बेहतर क्वेश्चन और ही बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ आपके साथ साझा होंगे। आज आपको एक थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं कि पशुपालन जैसे पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले उनके लिए पशुपालन की तो क्लास आपको शाम को 3 बजे देखने को मिलती है, लेकिन आपको क्लास भाई LSA के लिए अ पार्ट के लिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर भाई राजस्थान का जीके का पोर्शन जुड़ रखा है या राजस्थान की राज व्यवस्था होगी, राजस्थान करंट अफेयर्स या समय समय की घटनाएं वगैरह तो उनके बारे में और दैनिक विज्ञान और कंप्यूटर भी सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है और 50 नंबर का पोर्शन एकदम कंप्लीट करना है। रिवीजन के साथ अच्छी क्लासें लेनी है तो आपको सुबह 9 बजे क्लास लग जाती है। अब थोड़े बहुत शेड्यूल में थोड़ा बहुत एक घंटे का मैंने कम कर दिया ताकि बच्चे आराम से पढ़ सके। तो अब 9 बजे जुड़ना है, पहले 10 बजे जुड़ते थे, अब आपको 9 बजे जुड़ना होगा सुबह, ठीक है। ये प्रतिदिन आपको सुबह क्लास देखने को मिल जाएगी। तो आप आज भी क्लास लग चुकी है। जो भी विद्यार्थी LSA के लिए इंटरेस्टेड है और LSA की तैयारी करना चाहते हैं वो विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी साथियों को, क्लास में जुड़ने वाले तमाम विद्यार्थियों का एक बार शुक्रिया। आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं।